हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। इस सेशन में हम 30 दिसंबर के यानी कि आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को एनालाइज करेंगे फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। और अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहली जो न्यूज़ है वो है हमारी कतर इंडियन नेवल पर्सनल से रिलेटेड। ये पर्सनल है, यहाँ पे एन आएगा, पर्सनल। अभी हमने कुछ टाइम पहले ये न्यूज़ पढ़ी थी कि कतर में कुछ हमारे जो फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल थे उनको डेथ सेंटेंस सुनाया गया था इन सम स्पाइंग केस। तो उसके अगेंस्ट फिर अपील फाइल की गई थी। तो उसमें अभी ये बताया जा रहा है कि कोर्ट ने उनके सेंटेंस को कम्यूट कर दिया गया है। उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। इन द फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू इन द केस अगेंस्ट 8 फॉर्मर इंडियन नेवल पर्सनल, 8 फॉर्मर इंडियन नेवल पर्सनल थे जिनके अगेंस्ट केस था और उनको डेथ सेंटेंस सुनाया गया था। सेंटेंस टू डेथ इन कतर। अब अभी क्या हुआ, इसमें जो कोर्ट ऑफ अपील है दोहा का, उन्होंने कम्यूट कर दिया है उनका सेंटेंस, कम्यूटेड देयर सेंटेंस, उनके सेंटेंस को रिड्यूस कर दिया गया है। अभी पूरा डिटेल जजमेंट तो आना बाकी है, अभी पता नहीं है कि कितना करेंगे, कितना सेंटेंस रहेगा उनका, मगर हाँ डेथ सेंटेंस तो अभी हटा दिया गया है। और वो जेल में थे वहाँ की कतर की प्रिजन में सिंस 2022। ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि उनका जो पनिशमेंट का पीरियड होगा वो 3 साल से 25 साल तक हो सकता है। और ये भी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि ये भी हो सकता है कि ये जो वेटरन्स हैं दे कुड सर्व आउट देयर प्रेजेंट टर्म्स इन इंडिया रादर देन कतर। हो भी सकता है कि इंडिया में ये अपनी प्रिजन की जो टर्म है वो सर्व आउट करें, क्योंकि एक ट्रीटी है जो कि न्यू दिल्ली ने साइन की थी दोहा के साथ 2015 में, which allows convicted individuals to serve the sentence at home, जिसमें कि ऐसा होता है कि जो कन्विक्टेड इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी खुद की कंट्री में अपना सेंटेंस जो है सर्व कर सकते हैं। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। रिपोर्ट्स हैव स्टेटेड दैट द मेन हैड बीन चार्ज्ड विद स्पाइंग फॉर इजराइल। इन पे केसेस थे स्पाइंग के, लेकिन जो द मेन है, जो लोग हैं, जो पर्सनल है, वो कहना है, उनका कहना है कि दे मेंटेन दैट दे वर एम्प्लॉयड बाय द कतर कंपनी जिसका नाम है दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, और ये प्रोवाइड कर रहे थे ट्रेनिंग और सर्विसेज सच एज लॉजिस्टिक्स एंड इक्विपमेंट मेंटेनेंस टू द कतर अमीरी नेवी। तो ये इनका कहना है। अब देखो आगे क्या होता है, उस हिसाब से हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अब बढ़ते हैं आयुष्मान कार्ड्स की तरफ। आयुष्मान कार्ड्स अभी न्यूज़ में इसलिए रहे क्योंकि एक डेटा आया जिसमें बताया गया कि वुमेन जो है वो अराउंड पूरे जितने भी आयुष्मान कार्ड्स क्रिएट किए गए उसका 49% अप्रॉक्सीमेटली कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, और जितने भी हॉस्पिटल ऑथोराइज्ड हॉस्पिटल में इसमें एडमिशन्स होते हैं उसका 48%। तो ये जो स्कीम लाई गई थी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसमें विमेन का अच्छा खासा जो है बेनिफिशियरीज हैं। आयुष्मान कार्ड्स वर मेड अवेलेबल अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस योजना में होता क्या है ना, गवर्नमेंट एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है 5 लाख तक का पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। हम सब जानते हैं कि आजकल ट्रीटमेंट कराना किसी हॉस्पिटल में कितना ज़्यादा महंगा है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर काफ़ी हो जाता है। किसी भी एक मामूली साधारण इंसान, गरीब इंसान के घर में अगर कोई बीमार हो जाए तो उनके पास पैसे भी नहीं होते कि वो उसका इलाज करवा सकें, और एक मिडिल क्लास की पूरी आमदनी चली जाती है पूरा इलाज कराने में। तो ऐसे में ऐसा इंश्योरेंस उनको काफ़ी हेल्प में आएगा, इसलिए ये स्कीम लाई गई थी। अब ये जो आयुष्मान कार्ड्स होते हैं ये इशू करता है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, और ये ऑफ़र करता है एक्सेस टू अ नेटवर्क ऑफ पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स अक्रॉस द इंडिया। जो भी नेटवर्क में हॉस्पिटल्स होते हैं पब्लिक और प्राइवेट जिनको इन्होंने एनलिस्ट किया होता है जहाँ से ये सर्विसेज ली जा सकती हैं, वहाँ पे इन आयुष्मान कार्ड्स को दिखा के जो है ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। दिस कार्ड
can be used to avail cashless treatment and hospitalization at these network hospitals। और स्कीम टारगेट करती है बेनिफिशियरीज़ को, कौन से बेनिफिशियरीज़ को, जो कि आइडेंटिफाई होते हैं सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के थ्रू। ठीक है, और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों का ही इसमें कंट्रीब्यूशन है। और जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है वो एक ऑटोनॉमस एंटिटी है अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, और इसका काम होता है प्रॉपरली इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो ये वाली स्कीम। और इसी तरह से स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज़ होती हैं स्टेट्स के अंदर। ठीक है, अब इसी तरह से एक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी है। उसमें क्या बात होती है, उसमें डिजिटल हेल्थ आईडीज़ प्रोवाइड कराने की बात होती है इंडियन सिटीजन्स को। ठीक है, ताकि वो अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स जो वगैरह जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी हेल्थ से रिलेटेड, वो एक ही जगह एक ही अकाउंट में मिल जाए, ताकि डॉक्टर्स हों या वो खुद हों या इंश्योरेंस कंपनी वाले हों, उनको अलग अलग जगह बटोरना नहीं पड़े उन रिकॉर्ड्स को। सो टू हेल्प एक्सेस हेल्थ रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिकली व्हेन रिक्वायर्ड। तो इसमें आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जो है बनाया जाता है, जिसे आभा बोलते हैं, जहाँ पे इन हेल्थ रिकॉर्ड्स को एक्सेस किया जा सकता है। इसमें एक आईडी दी जाती है जिसका नंबर 14 डिजिट आभा नंबर होता है, वो बहुत यूनिक होता है हर इंसान का। ठीक है, तो हेल्थ अकाउंट कंटेन डिटेल्स ऑफ एवरी टेस्ट, डिजीज़, डॉक्टर्स विजिटेड, मेडिसिन टेकन, डायग्नोसिस, इस तरह की सारी डिटेल्स होती हैं कि भाई क्या कौन से टेस्ट हो गए, क्या बीमारी है, कौन कौन से डॉक्टर्स विजिट किए, मेडिसिन कौन कौन सी ली, या क्या डायग्नोसिस हुआ, जो भी है सब एक ही जगह डेटा मिल जाता है। तो इससे काफ़ी कन्वीनियंस हो जाती है। ठीक है, तो ये थी आयुष्मान भारत स्कीम। अब बढ़ते हैं आगे। अब जो नासा है ना, वो कोशिश कर रहा है कि जो रोबोट्स वगैरह होते हैं, ह्यूमनॉइड जो होते हैं, उनको मतलब अर्थ पे अभी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देख रहा है कि किस तरह से उनको यूज़ किया जा सकता है फ्यूचर में स्पेस एप्लीकेशंस में, मतलब कि स्पेस में कैसे रोबोट्स को यूज़ किया जा सकता है ताकि हमारी जो रिसर्च वगैरह होती है वो और कन्वीनियंट हो सके। तो उससे रिलेटेड ही एक न्यूज़ है। तो इसमें एक रोबोट इनका है जिनका नाम है वॉल्कायरी। तो नासा इज़ पार्टनरिंग विद रोबोटिक कंपनीज लाइक ऑस्टिन एंड टेक्सास बेस्ड एप्ट्रॉनिक to learn how humanoid robots developed for terrestrial purposes could benefit the future humanoid robots destined for the space। अब ये जो एक रोबोट है वल्काई नाम का, ये डिज़ाइन किया गया है टू नेविगेट डैमेज्ड और हजार्डियस एनवायरनमेंट्स, क्योंकि हर एनवायरनमेंट में देखो लोग नहीं जा सकते, हम ह्यूमन बींग्स, तो हम ह्यूमनॉइड्स को इस तरह से बना सकते हैं कि भाई कैसी डैमेजिंग कंडीशन है, हजार्डियस एनवायरनमेंट हो, वहाँ पर वो जा सकें। और इसी तरह से ये रोबोट्स किसी दिन हो सकता है हमारे स्पेस में भी काम आ जाए, और ये रोबोट्स इन स्पेस कुड हैंडल रिस्की टास्क, काफ़ी रिस्की टास्क भी कर सकते हैं, जैसे कि सोलर पैनल्स को क्लीन करना हो गया, या कुछ माल फंक्शनिंग है तो उसे इंस्पेक्ट करना हो गया आउटसाइड द स्पेस क्राफ्ट, ताकि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी वगैरह को प्रायोरिटाइज कर पाएँ। और इसी तरह से जो एप्ट्रॉनिक कंपनी है वो उन्होंने अपोलो नाम का जो है ह्यूमनॉइड डेवलप किया है। नेक्स्ट आते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट पे। अब ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि हम सब जानते हैं कुछ दिन पहले पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, पार्लियामेंट में कुछ लोग घुस आए थे और वो काफ़ी मुद्दा बना रहा था न्यूज़ में। तो उसमें जो अक्यूज़ लोग हैं जो बेसिकली पकड़े गए थे, उन पे पॉलीग्राफ टेस्ट करने की बात की जा रही है। ये एक तरीके का लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है जिससे पता पड़ जाता है कि इंसान झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, और उनका मेन इंटेंशन क्या था ये पूरा जो उन्होंने अटैक किया पार्लियामेंट पे उसका। तो उसके लिए दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से परमिशन मांगी है कि ये पॉलीग्राफ टेस्ट हमें करने दिया जाए। So in continuation with the probe into the parliamentary security breach, the Delhi police moved a court seeking permission to conduct polygraph test on the 6 accused to ascertain the actual motive behind the attack, कि भाई क्यों किया था ऐसा अटैक, एंड अगर उनका कोई एसोसिएशन है क्या बाहर की किसी एनिमी कंट्री से या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन
से। तो जैसा कि मैंने बताया कि इट इज़ अ लाई डिटेक्टर टेस्ट, और इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि ये ट्रैक किया जाता है हार्ट बीट वगैरह, या ब्रीदिंग में कुछ चेंजेस, या स्वेटिंग में कुछ चेंजेस, क्योंकि जब इंसान झूठ बोलता है तो ये थोड़े चेंज होते हैं पैटर्न। तो उस तरीके का ये टेस्ट होता है। तो इट अज्यूम्स दैट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज ट्रिगर्ड व्हेन अ पर्सन इज लाइंग आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे वुड बी अदरवाइज। हालांकि इसके रिजल्ट्स को कन्फेशंस नहीं माना जाता, क्योंकि इनकी 100% सक्सेस रेट नहीं है। और तो ये काफ़ी कंटेंशियस है, ये काफ़ी डिबेटेबल है कि इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जब इसको कन्फेशन माना ही नहीं जाता तो इसका फिर मतलब क्या, इसका यूज़ क्या? भाई कोर्ट का ये कहना है कि अगर उस डिटेक्टर टेस्ट में अगर कुछ पता पड़ता है, कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसके बेसिस पे कुछ डिस्कवरी हो जाती है केस में आगे, तो उसको एज एन एविडेंस एक्सेप्ट किया जा सकता है। ये बोला गया था सेल्वी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 का केस था। इसमें बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एनी इंफॉर्मेशन सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ सच अ voluntarily taken test can be admitted as evidence। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि ये voluntarily होना चाहिए, यानी कि अक्यूज पे ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता, उनकी कंसेंट ज़रूरी है। और कंसेंट किसके सामने रिकॉर्ड की जाती है? एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है, तो ये बात थी इसमें। एंड इतना ही था आज के सेशन में। आई होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।